Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अपने लोग क्लास 11th का जर्नल एंट्री सीरीज का ऑलरेडी 4 वीडियो अकाउंट्स वैली के YouTube चैनल पे अपलोड है। ये उसका 5वां वीडियो है। तो उसी का कंटिन्यूएशन में आज हम आपके साथ कुछ और नए ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो नंबर 1 to 4 में आप देखिएगा सवाल नंबर 10 तक ऑलरेडी हो चुका है। आज 11 सवाल को डिस्कस करेंगे, सवाल नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, 11 और उसके आगे का। और ये सवाल किस पे बेस्ड है तो जरा देखिए, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो सबसे पहले तो जो सवाल हम यहाँ करा रहे हैं इसको आप अकाउंट्स वैली के टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट्स वैली के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ढूंढिएगा, उसमें जाइएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। चलिए, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, इसका जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले जरा इसका ओवरव्यू दे देते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। और अगर क्लास 11th का कोई स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले उसको एक काम करना है कि टोटल 7 कैप्सूल, 7 टैबलेट मैंने आपको 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का कैप्सूल बनाकर इस चैनल पे अपलोड किया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज को टोटल 7 का 7 कैप्सूल जरूर देखिएगा। उसमें भी इसका डिस्कशन है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का। यहां भी हल्का फुल्का डिस्कस कर देते हैं, लेकिन अगर बेसिक में कोई भी दिक्कत है तो आप कैप्सूल सीरीज बिना देखे आगे मत बढ़िएगा। ओके, चलिए, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। सबसे पहले हम आपको आउटस्टैंडिंग के बारे में एक चीज बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आउटस्टैंडिंग के बारे में जरा ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें टोटल 2 एग्जाम्पल देंगे और दोनों एग्जाम्पल के साथ आउटस्टैंडिंग को समझाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत आसान एग्जाम्पल है। अगर ये साल 1 अप्रैल 2024 है तो बताओ ये कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 25 का। ठीक है दोस्त, और ये साल क्या कहलाएगा? फ्यूचर कहलाएगा। ये कहलाएगा फ्यूचर। अब जरा सुनिए, अगर मैंने यहां किसी इंप्लॉय को हायर किया है और इसका तनख्वाह 20,000 एक महीने का है, तो अगर पूरे साल मैंने इस इंप्लॉय से काम करवाया तो बताओ पूरे साल का 20,000 इंटू 12 इनको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 2,40,000। मान लेते हैं साल खत्म हुआ और मैंने 2,40,000 पेड कर दिया, पेड हो चुका। बातें क्लियर है? जरा समझिएगा ध्यान से। पहले मैंने एक इंप्लॉय को 1 अप्रैल 2024 को हायर किया था 20,000 महीने पे। 12 महीना उस इंप्लॉय से काम करवाए, मतलब 12 महीना का उसको तनख्वाह देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा 2,40,000। मैंने 12 महीना उस इंप्लॉय से काम करवाया और 12 महीने का पैसा मैंने दे दिया। सबसे पहले एक बात बताइए कि रुपया गया कितना? 2,40,000। पैसा गया कितना? 2,40,000। और साथ में जो 2,40,000 मैंने दिया, क्या इसका बेनिफिट करेंट अकाउंटिंग ईयर में मिल गया है कि अभी इसका बेनिफिट लेना बाकी है? तो इसका बेनिफिट मिल गया भाई साहब, क्योंकि अगर किसी इंप्लॉय से मैंने काम करवाया तो 2,40,000 का मैंने काम करवाया होगा एक साल, तभी तो पैसा दिया। क्या इसी पैसा में आने वाले साल में इंप्लॉय काम करेगा? इंप्लॉय को तो अब पैसा चाहिए। ये जो पैसा 2,40,000 दिए ये केवल एक साल का दिए, तो 2,40,000 का बेनिफिट अपन लोग इस करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लें। और आपको कैप्सूल सीरीज में बताया गया है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताया गया है कि जिस वैल्यू का बेनिफिट अगर करेंट अकाउंटिंग ईयर में अपन लोग ले लेते हैं तो इसी को तो एक्सपेंस कहते हैं। तो बताइए सैलरी का नेचर क्या बना? एक्सपेंस बना। ये ऑलरेडी हम लोग को पता था। तो जरा सुनिए, इसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा सैलरी और दूसरा क्या होगा? कैश। होगा कि नहीं होगा? सैलरी का नेचर क्या है? एक्सपेंस अगर मॉडर्न रूल की बात करें, और कैश का नेचर क्या होता है मेरे भाई? एसेट। एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट घट गया क्योंकि पैसा
क्योंकि पैसा चला गया। मॉडर्न रूल पता है कि अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। जिन भी लोगों को नेचर में समझने में दिक्कत हो कि सैलरी एक्सपेंस है कि क्या है, कैश एसेट है कि क्या है, इसको कैप्सूल सीरीज देखना है। और जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है और एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है, इसके लिए बाकायदे चैनल पे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का वीडियो अपलोड है, आप आराम से जाके वहां देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए जरा देखिए इसका एंट्री क्या बन गया, जनरल एंट्री क्या बन गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपन लोग इसका एंट्री पहले भी देखे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 2,40,000, 2,40,000। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, 2,40,000 का सैलरी मैंने दिया, पूरा पैसा दे दिया। सिचुएशन नंबर 2 देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, जरा इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। ये मेरा फ्यूचर कहलाएगा, ये था 1 अप्रैल 2024 और ये था 31 मार्च 2025। मैंने यहाँ एक एम्प्लॉय को हायर किया 20,000 एक महीने का, 20,000 पर मंथ। पता है दोस्त, मैंने इस एम्प्लॉय से पूरे 12 महीना काम करवाया, 12 महीना काम करवाया। तो अगर 12 महीना काम करवाया तो आप बताइए इसको पेमेंट कितना देना है, 12 महीने का। और मैंने क्या किया कि टिल फरवरी, यहां देखिए टिल फरवरी 25 मैंने पेमेंट दे दिया। तो भाई साहब 1 अप्रैल से 28 फरवरी 2025, ये तो 11 महीना हुआ। 11 महीना का पेमेंट मैंने कितना किया होगा, 20,000 इंटू 11 कितना, 2,20,000 किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा। और जैसे मार्च महीना एम्प्लॉय से काम करवाए और पैसा देने की बारी आई तो मैंने एम्प्लॉय से कहा कि 2-4 दिन के बाद ले लेना, मतलब 31 मार्च 2025 तक। क्या मैंने एम्प्लॉय को पैसा दिया? बिल्कुल नहीं दिया, मैंने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिया, मैंने एम्प्लॉय को केवल 2,20,000 11 महीने का दिया। मतलब अगर 31 मार्च को हम व्यापार का हिसाब किताब निकाल रहे हैं तो ये 20,000 क्या लिखेंगे, बाकी है, ये 20,000 बाकी है। अब जरा एक बात बताइए, अपन लोग बेसिक में देखे हैं, बेसिक अकाउंटिंग में, कि जितने रुपया का बेनिफिट करेंट अकाउंटिंग ईयर में लिए उस रुपये को बोलते हैं एक्सपेंस। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए जो सैलरी का एक्सपेंस हुआ ये 11 महीने का हुआ कि 12 महीने का? आप जवाब दीजिए, हम सुन लेंगे। भाई साहब मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, आप बोलिएगा घर से, मेरे को यहाँ आवाज आ जाए। बताइए जरा, मेरे लिए सैलरी का एक्सपेंस, सैलरी का नेचर की जो एक्सपेंस हुआ ये 12 महीने का खर्चा कहलाएगा कि 11 महीने का? मेरे भाई खर्चा तो 12 महीने का हुआ। जितने रुपया का मैंने बेनिफिट लिया इस साल में पूरे 12 महीना में, उतने रुपया का एक्सपेंस कहलाएगा। पैसा दिए या पैसा नहीं दिए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक्सपेंस कितने महीने का कहलाएगा? 12 महीने का। पैसा गया कितना? 11 महीने का, 2,20,000। तो 20,000 क्या है, बाकी है। अब एक बात बताओ, अगर 31 मार्च 2025 को 12 बजे रात में व्यापार का हिसाब किताब निकालेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि मेरे माथा पे क्या है, 20,000 का बोझ है, क्योंकि हमको फ्यूचर में 20,000 देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अब बिना काम करवाए देना पड़ेगा, बिकॉज काम तो करवा चुके हैं, तो बिना काम करवाए फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो ये माथा पे बोझ आया कि नहीं आया? आया। तो 20,000 कहलाएगा लाइबिलिटी और इसी का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है? देखिए जरा इसको आप देख लीजिए, यहां देखिए, इसमें एक सैलरी आएगा
सैलरी अकाउंट, सैलरी का नेचर अपन लोग को पता है कि क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। ये वर्किंग नोट है, ये जस्ट लाइक सेवा करा रहे, क्लियर है। एक्सपेंस लेकिन मेरे लिए कहलाएगा कितने का मेरे भाई, 2,40,000 का, और मेरे लिए कैश कितना गया बताओ जरा। कैश का नेचर क्या होता है, एसेट, और पैसा चला गया तो क्रेडिट, लेकिन पैसा कितना गया दोस्त, 2,20,000। क्या डेबिट क्रेडिट बराबर है, और अकाउंट की खूबसूरती यही है कि जीवन भर डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, बराबर। तो बताओ एक लाइबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट में O/S मैंने लिखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या है, लाइबिलिटी, और माथा पे लाइबिलिटी बोझ बढ़ गया, बढ़ता है तो क्रेडिट, कितने से, 20,000। क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए इसका, देखिए जर्नल एंट्री क्या बना। अब अपन लोग को क्या सीखना है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में देखिए कैसे बना, सैलरी का अकाउंट डेबिट कितना होगा, एक्सपेंस कितना डेबिट होगा, 2,40,000। कैश कितना जाएगा मेरे भाई, 2,20,000, और साथ में एक लाइबिलिटी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 20,000। क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताएं, इस एंट्री को आप दो पार्ट में भी कर सकते हैं, दो पार्ट में। इस एंट्री को आप दो पार्ट में कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा पार्ट, जरा पहला पार्ट देखिए, दो पार्ट में। पहले जो आपने पेमेंट दिया तो एंट्री क्या किया, सैलरी अकाउंट डेबिट 2,20,000, टू क्या, कैश अकाउंट कितना, 2,20,000। पहला 11 महीना का एंट्री मैंने कर दिया, जो 2,20,000 दिए इसको हम अपन लोग खर्चा मान लिए। अब मार्च महीने का जो दूसरा पार्ट है, मार्च महीने का जो बारी आई, तो मार्च महीने का 20,000 का और एंट्री करना है, बिकॉज मेरा खर्चा तो 2,40,000 है। तो 20,000 जो मार्च महीने का सैलरी नहीं दिए, ये भी तो खर्चा है। पैसा दिए पैसा नहीं दिए, इससे लेना देना नहीं, खर्चा तो है। तो सैलरी फिर से आएगा कि नहीं आएगा, इस बार कितना आएगा, 20,000। कितना आएगा, 20,000 केवल मार्च का, और ये पैसा कैश में जाके क्या हो गया, बाकी हो गया। बाकी हुआ कि नहीं, बाकी हो गया। अब देखिए अंतर क्या है, इसमें दो एंट्री मैंने कराया, अलग अलग दो पार्ट में, पहले 2,20 का अलग और 20,000 बाकी का अलग। और इसमें क्या करा रहे हैं मेरे भाई, इसमें हम कंबाइंड एंट्री आपको सिखाए हैं। कंबाइंड एंट्री मतलब एक साथ, क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है कि इसको कहा जाता है, पता है क्या, कंबाइंड एंट्री। क्या कहा जाता है, कंबाइंड एंट्री। और इस ये दोनों को अलग अलग जो किए हैं इसको कहते हैं सेपरेट एंट्री, क्लियर है। दोनों में से कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया, क्लियर है, मजा आया। चलिए आउटस्टैंडिंग का दोनों समझ में आ गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या है मेरे भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस हुआ बट पैसा बाकी है, पैसा बाकी। इसको क्या कहें अपन लोग, इसको कहें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब दूसरा क्या है, प्रीपेड। दूसरा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। इसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखिए इसके बारे में जरा समझ लेते हैं मेरे भाई। आइए इसके बारे में कहाँ समझा जाए, जनरल एंट्री करने में दिक्कत होगा तो इसीलिए यहां समझ लिया जाए प्रीपेड के बारे में। चलिए देखिएगा हम आपको क्या समझाने वाले हैं, प्रीपेड। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, 3। देखिएगा क्या है,
ये है 1 अप्रैल 2024 और ये है 31 मार्च 2025 और ये साल अपन लोग के लिए क्या है? फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर। यहां मैंने एक एम्प्लॉय को हायर किया था, कितने का? 20,000 एक महीने का। कितने का? 20,000 एक महीने का। मैंने उस एम्प्लॉय से 12 महीने काम करवाया। कितने महीने काम करवाया? 12 महीने काम करवाया। और पता है खुशी की बात क्या है मेरे भाई? मैंने इसको पेड कर दिया। कितना? 20,000 इंटू 12 महीने। कितना मैंने पेमेंट दे दिया? 2,40,000। मैंने किसी एम्प्लॉय से 12 महीने काम करवाया और 12 महीने का पैसा मैंने पे कर दिया दोस्त। मैंने 12 महीने का पैसा एम्प्लॉय को दे दिया। अब देखिए क्या हुआ। एम्प्लॉय दौड़े दौड़े आया मार्च में, अंत में 31 मार्च को। 31 मार्च को एम्प्लॉय मेरे पास दौड़े दौड़े आया और बोला सर आपसे कुछ बात करना है। हम बोले क्या हुआ दोस्त बताओ। तो सर आपने मार्च में जो काम मैंने किया था उसका पैसा तो दे दिया। तो हम बोले ये तो अच्छी बात है भाई साहब, कि हम आपको पूरा का पूरा पैसा 1 साल का दे दिए। लेकिन सर एक बड़ा अर्जेंट वर्क आ गया है। हम बोले क्या बात है? तो सर हमको आज का आज ससुराल जाना है और मेरा नया नया शादी हुआ है। हम सोच रहे हैं कि आप मेरे को 1 महीने का एडवांस दे दीजिए। हम बोले क्या करोगे तुम एडवांस का? तो बोला सर ससुराल जाना है, नया नया शादी हुआ है, खर्चा भी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमको 1 महीने का एडवांस दे। हम भी सोचे कि बंदा तो सही कह रहा है, खर्चा तो है इसको। तो मार्च का पैसा देने के बावजूद भी इसके कहने पे हम इसको अप्रैल का एडवांस मार्च में ही दे दें। क्लियर है? तो बताइए जरा, 2,20,000 तो मैंने दिया और साथ में 20,000 मैंने एडवांस पेमेंट भी कर दिया। किसका? अप्रैल का। किसका? अप्रैल का। तो मैंने टोटल पेमेंट कितना किया? 2,60,000। ये कहलाएगा टोटल पेमेंट। मैंने टोटल पेमेंट कितना किया दोस्त? मैंने टोटल पेमेंट कितना किया? 2,40,000, 2,60,000 डन। मैंने 2,40,000 1 साल का दिया और साथ में 20,000 मैंने एडवांस दिया। तो मैंने टोटल पेमेंट कितना दिया? 2,60,000। अब एक बात बताओ जरा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, इंप्लॉय जब मेरे पास आएगा अप्रैल में तो हम काम करवा के पैसा देंगे क्या? पैसा नहीं देंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मैंने 20,000 एडवांस में पेमेंट कर दिया इसका बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे? जिसका बेनिफिट करेंट अकाउंटिंग ईयर में 12 महीना में ले लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस, और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा उसको बोलते हैं एसेट्स। क्लियर है? कैप्सूल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म। जिस वैल्यू का बेनिफिट करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लीजिएगा उसको बोलेंगे एक्सपेंस, और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लीजिएगा उसको बोलेंगे एसेट। तो जरा एक बात बताओ, जो मैंने 20,000 एडवांस पेमेंट किया, क्या ये इसका बेनिफिट अप्रैल 2025 मतलब नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इंप्लॉय से काम करवाएंगे और पैसा नहीं देंगे। तो 20,000 का मजा फ्यूचर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और जिसका मजा फ्यूचर में दिखता है क्या कहलाता है दोस्त? एसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेट। क्लियर है? अब जरा देखिए इसमें बहुत अद्भुत चीज सुनिएगा, इसमें क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अपने आप में ये अद्भुत सिचुएशन। देखिए सबसे पहले सैलरी आएगा, ठीक है दोस्त। बिना सेवा का करवाएं, बिना सेवा का कोई दिक्कत नहीं होगा, भरोसा रखिए। देखिए यहां देखिए, सैलरी एक्सपेंस होता है, हम बोल बोल के लिख देते हैं। सैलरी एक्सपेंस होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंस मेरे लिए 12 महीने का ही कहलाएगा। कितने महीने का? 12 महीने का। लेकिन पैसा गया 2,60,000। पैसा का नेचर एसेट होता है
और एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। तो जरा बताइए पैसा कितना गया? पैसा गया 2,60,000। क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है? नहीं बराबर। मैंने जो 2,40 के बजाय 2,60 पेमेंट किया, 20,000 एडवांस पेमेंट किया, और इसी एडवांस एक्सपेंस जो मैंने पे कर दिया इसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। अगर ये सैलरी के साथ लग गया तो प्रीपेड सैलरी कहलाएगा, अगर ये रेंट के साथ लगा तो प्रीपेड रेंट कहलाएगा। ठीक है। और प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी एक तरीके का एसेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, इसीलिए प्रीपेड सैलरी का नेचर क्या बनेगा? एसेट बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? प्रीपेड सैलरी का नेचर एसेट बनेगा। डन। अब देखिए एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो यहां डेबिट में क्या हो जाएगा? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना? 20,000। ये बात क्लियर है? बिना सेवा का करवाए हैं, आप सोच सोच के करना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। डन है। ये पहला एंट्री आपको समझ में आ गया। अब अगर इसको हम दो पार्ट में कर दें, इसको हम दो पार्ट में, तो जरा देखिएगा पहला पार्ट क्या होगा, और देखिएगा हम पूरा तोड़ देंगे इसको। पहला, मैंने सैलरी का एंट्री कर दिया 2,40,000 जो मैंने दिया, और साथ में कैश का कितना एंट्री कर दिया? 2,40,000, क्योंकि पैसा गया। साथ में 20,000 और गया, तो दूसरा एंट्री क्या पास करेंगे? प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी डेबिट, अकाउंट डेबिट, वही बात हो गया 20,000। टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? कैश। टू क्या हो गया? कैश। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस एंट्री को भी आप कर सकते हैं, और इस टाइप का दो एंट्री भी आप कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, जरा ट्विस्ट क्या है देखिएगा। देखिएगा, अगर अकाउंटेंट जो अकाउंट बना रहा है, अगर अकाउंटेंट किया क्या है कि पूरा सैलरी जो 2,60,000 दिया, ये पूरा का पूरा सैलरी एक्सपेंस ट्रीट कर लिया मेरे भाई टू कैश अकाउंट। कितना? 2,60,000। अगर अकाउंटेंट पूरा एक्सपेंस मान ले, पूरा एक्सपेंस मान ले, सर ये क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, हम फिर से रिपीट करेंगे, चिंता नहीं करना है। ये वाला ब्लैक वाला एंट्री और पर्पल वाला एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक का मतलब कंबाइन एंट्री, पर्पल का मतलब सेपरेट एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेड में क्या लिख रहे हैं जरा सुनिएगा। कभी कभी अकाउंटेंट पागल हो जाता है, अकाउंटेंट को ज्ञान कम रहता है, अज्ञानी रहता है। वो सोचता है कि 2,60,000 मालिक ने पैसा दिया, 2,60,000 कंपनी के डायरेक्टर ने पेमेंट दिया एम्प्लॉय को, तो ये सोचता है कि ये तो खर्चा है। सैलरी का नेचर क्या होता है? खर्चा होता है। तो पूरा 2,60,000 कहां डाल दिया? खर्चा में डाल दिया। तब तक ओनर पहुंचा, और ओनर पहुंच के ये एंट्री को देखा, कहा कि ओनर पहुंच के इस एंट्री को देखा, और एंट्री को देख के अकाउंटेंट को कहा कि तुम एक नंबर के नालायक हो। अकाउंटेंट बोला क्या हुआ सर, आपने 2,60,000 दिया, मैंने 2,60,000 का एंट्री कर दिया। तो मालिक बोला, डायरेक्टर बोला कंपनी का कि तुम एक नंबर के नालायक हो। अरे भाई साहब 2,60,000 में 20,000 तो एडवांस में मैंने दिया है, तो 20,000 का काम मैंने थोड़ी ना करवाया। 20,000 का काम तो फ्यूचर में करवाएंगे, अप्रैल में करवाएंगे, तो 20,000 का बेनिफिट तो फ्यूचर में मिलेगा। तुमको एक बात नहीं पता है, तुम सेल्स से नहीं पढ़े हो कि जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है एसेट कहलाता है। क्या 2,60,000 का बेनिफिट अपने लोग करंट ईयर में लिए हैं? अपने लोग इसमें से 20,000 का बेनिफिट तो अभी लेंगे फ्यूचर में। तो खर्चा 2,60 होगा कि 2,40 होगा? 2,40 होगा। 12 महीने का खर्चा होगा, क्योंकि जितने महीना मैंने काम करवाया, जितने रुपया का बेनिफिट इस साल में लिए, उसी को तो एक्सपेंस कहेंगे। तो 2,40,000 का बेनिफिट इस साल लिए, एक्सपेंस कहेंगे। 20,000 का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो 20,000 को एसेट कहेंगे। 20,000 एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि 20,000 का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। समझ में आया?
तो आउट ऑफ 2,60,000, आउट ऑफ 2,60,000 2,40,000 का बेनिफिट ले लिए करेंट अकाउंटिंग ईयर में, तो ये खर्चा कहलाएगा। और 20,000 का बेनिफिट जो दिए हैं, 20,000 का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो ये मेरे लिए एसेट है कि नहीं? एसेट है, क्योंकि 20,000 का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा अब बताइए, अकाउंटेंट ये गलती किया है कि नहीं किया है? अकाउंटेंट गलती किया है, तब अकाउंटेंट की गलती को सुधारने के लिए देखिए करेंगे क्या। सैलरी जो 2,60,000 से डेबिट है, सैलरी को क्रेडिट करके नष्ट करेंगे। सैलरी को क्रेडिट करके नष्ट करेंगे, कितना से? 20,000 से। कोई चीज 2,60 से डेबिट है, 20,000 से क्रेडिट कर देंगे तो अपने आप 2,40 डेबिट हो गया कि नहीं? हो गया। और क्रेडिट करके इसका नाम देंगे कि भैया तुम्हारा नाम है प्रीपेड सैलरी। समझ में आया? तो आप एंट्री कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस टाइप का एंट्री हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस टाइप का एंट्री हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकाउंटेंट इस टाइप का एंट्री कर दिया है तो एक ये वाला एंट्री करके रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? मैंने एम्प्लॉय को 2,60,000 दिया, लेकिन 2,60,000 में से 2,40,000 का बेनिफिट करेंट अकाउंटिंग ईयर में ले लिए, तो 2,40,000 कहलाएगा एक्सपेंस, और 20,000 का बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे तो 20,000 कहलाएगा एसेट। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब देखिए, आपको बहुत बखूबी समझा दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा। प्रीपेड का मतलब होता है मैंने एडवांस में एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इससे रिलेटेड जनरल एंट्री कर लेते हैं, बहुत आसान है। चलिए आइए पहला जनरल एंट्री जरा एक एक करके देखते हैं दोस्त। देखिए पहला, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला जनरल एंट्री आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा देखिए आप पहला। देखिए सैलरी ड्यू टू क्लर्क, यहां कहीं नहीं कहा कि 12 महीने का सैलरी कितना है, कितना नहीं है, कितना दिए, कितना नहीं दिए, कुछ नहीं कह रहा है। बस कह रहा है कि सैलरी ड्यू हुआ। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ना, बाकी का मतलब, ये जो बाकी का मतलब होता है मेरे भाई, बाकी का मतलब होता है ड्यू हुआ, ड्यू बट नॉट पेड। बाकी का क्या मतलब होता है? ड्यू हुआ बट नॉट पेड। ड्यू होने का मतलब मैंने काम करवाया, मुझे पेमेंट देना है। ड्यू का मतलब मेरे को पेमेंट देना है, ड्यू हो गया लेकिन मैंने पेमेंट नहीं दिया, इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? तो देखिए अब इसका मतलब समझिए, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क को ड्यू हुआ मतलब क्लर्क से मैंने काम करवाया, अब पेमेंट नहीं लिखा है, तो इसी को क्या बोलेंगे पता है दोस्त? इसी को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, बाकी है। क्या है? बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। तो मतलब इंप्लॉय से मैंने क्लर्क से 40,000 का काम करवाया लेकिन पैसा बाकी है। यहाँ कितना पैसा दिए, कितने महीने का खर्चा है, कुछ बोल नहीं रहा, तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस हम लोग ये समझेंगे कि ओ मैं मतलब इंप्लॉय को 40,000 रुपया देना था लेकिन दिए नहीं, ड्यू बट नॉट पेड। ओहो, क्या हुआ दोस्त? ड्यू बट नॉट पेड। तो इंप्लॉय से काम करवाए तभी तो ड्यू हुआ, तो खर्चा हुआ। इंप्लॉय से काम करवाए मतलब खर्चा हुआ। तो अगर खर्चा हुआ तो सबसे पहला एंट्री सैलरी डेबिट होगा कि नहीं? सैलरी डेबिट होगा, कितना से? 40,000 से। क्या पैसा गया? नहीं। तो पैसा नहीं गया तो एंट्री क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। सेवा भाव से क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये अब आपको पता चल गया होगा। ये कितना होगा दोस्त? ये हो जाएगा 40,000। क्लियर है? इसका एंट्री क्या हो गया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग
सैलरी। सर नरेशन नहीं लिखिएगा, लिख लीजिए बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सर। आइए पहला एंट्री, जरा दूसरा एंट्री देखिए। कह रहा है सैलरी अनपेड ₹15,000 एंड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ₹3,000। मतलब इसका ये हुआ कि सैलरी अभी बाकी है 15,000 का और रेंट ड्यू हुआ है, ये भी पेड नहीं हुआ, मतलब रेंट भी बाकी है 30,000 का, सैलरी भी बाकी है और रेंट भी बाकी है। क्लियर है? एक ही साथ कर दे एंट्री, अलग अलग कर देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा का ए नंबर देखिए, दूसरा का ए क्या होगा। पहले एंट्री करिए सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना 15,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना दोस्त 15,000। और इसी में बी नंबर एंट्री करेंगे, बी नंबर रेंट का, तो रेंट भी एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट कितना 30,000 और ये भी बाकी है, ड्यू केवल हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना मेरे भाई 30,000। क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा हम सेवा नहीं करा रहे हैं, आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि बहुत बारी मैंने करा लिया है, बहुत बारी एग्जाम्पल में मैंने बता दिया क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। आइए कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। देखिए घुमा दिया सवाल को, सवाल देखिए क्या कहना चाहता है, हम अभी बता रहे हैं। देखिए अभी अभी मैंने रेंट के बारे में आपको बताया था, यहां याद रखिए रेंट के बारे में। अगर अकाउंटेंट, ये रेड वाले को देखिएगा, रेड वाले को, किसको देखिएगा आप, ये रेड वाले को देखिएगा। अगर अकाउंटेंट गलती से 2,60,000 पूरा का पूरा सैलरी में बुक कर दिया, तो आपको तो पता है कि इसमें 20,000 अगला साल का है, और इसके बाद 2,60,000 पूरा का पूरा सैलरी एक्सपेंस बुक कर दिया, इसके बाद पता चला कि नहीं 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 नहीं, नहीं गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, तो क्या गलती हुआ, इसमें 20,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, 20,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो मैंने सैलरी को जो एक्सपेंस माना था, इसको क्रेडिट करके मैंने कम किया कि नहीं किया, मैंने क्या किया, कम किया, और कम करके इसको मैंने क्या मान लिया, एसेट्स मान लिया, एसेट्स मान लिया। बोलिए हाँ या ना। मैंने सैलरी एक्सपेंस को कम कर दिया 20,000 से और इसको एसेट मान लिया, ये सोच के कि ये मेरा खर्चा नहीं था, ये मेरा एसेट था। क्लियर है? वही सवाल यहां कह रहा है, जरा देखिए यहां, देखिए कह रहा है कि आउट ऑफ रेंट पेड, आउट ऑफ रेंट पेड, आउट ऑफ रेंट पेड 10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। मतलब इस बार भी अकाउंटेंट रेंट को, एडवांस रेंट को भी पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लिया, पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लिया। तो मैंने अकाउंटेंट रेंट जो पे किया होगा उसमें 10,000 एडवांस था, नेक्स्ट ईयर का था, जब अकाउंटेंट पूरा का पूरा एक्सपेंस मान के रेंट को डेबिट कर दिया होगा, तो गलत किया होगा कि नहीं किया होगा। तो मेरा खर्चा को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रेंट वाले खर्चे को ज्यादा मान लिया है, तो रेंट एक्सपेंस को मैं कम करूंगा तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा रेंट, और रेंट को कम करके कितना से, 10,000 से, इसको क्या मान लेंगे हम, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का नेचर क्या है, एसेट है। अरे यहां क्रेडिट नहीं होगा। प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर क्या है दोस्त, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी का नेचर होता है एसेट। समझ में आया? जरा चौथा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा भी अपने आप, देखिएगा क्या कह रहा है कि पेड बाई चेक ₹6,000 है एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 23 और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर।
जरा इस सवाल को करने से पहले जरा सुनिएगा कुछ। कितना पे कर रहा है? 6,000। माहौल बनाना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए, जरा देखिएगा ध्यान से। सेवा मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 1 अप्रैल 23 है तो ये क्या खत्म होगा? 31 मार्च 24 को। और ये साल क्या कहलाएगा? फ्यूचर। मैंने बिजनेस में एक फायर इंश्योरेंस कराया है कि बिजनेस में अगर कोई आग लगता है तो इसका कंपनसेशन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो मैंने 6,000 रुपया का उसको प्रीमियम दिया। मैंने कितने का प्रीमियम दिया? 6,000 का फायर इंश्योरेंस। लेकिन ये इंश्योरेंस कराएं कब है? 1 जुलाई 2023 को। समझ में आ रहा है? तो अगर 1 अप्रैल 23 है तो 3 महीने के बाद, अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद 1 जुलाई 23 को मैंने यहाँ क्या करवाया? फायर इंश्योरेंस करवाया। और प्रीमियम कितना दिया? 6,000। सुनिएगा, इंश्योरेंस जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए हम अपना इंश्योरेंस कराए हैं कि हमको भगवान ना करे कुछ हो जाए तो मेरे घर वाले को पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ के अलावा कोई सा भी इंश्योरेंस कराएंगे तो इसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। जैसे दुकान में आग लगने का, चोरी होने का, इसका इंश्योरेंस अगर करा लिए तो इसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। आप अपने कार का, अपने बाइक का अगर इंश्योरेंस कराए होंगे तो इसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ के अलावा कोई भी इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं तो ये कहलाएगा जनरल इंश्योरेंस। और एक बात और बता दें कि जनरल इंश्योरेंस का वैलिडिटी जनरली 12 महीने का होता है। जनरल इंश्योरेंस का वैलिडिटी जनरली कितने महीने का होता है? 12 महीने का। और ये सवाल में बोल भी रहा है कि इसका वैलिडिटी कितने महीने का है मेरे भाई? 12 महीने का वैलिडिटी है। तो अगर इसका वैलिडिटी 12 महीने का है वैलिडिटी, तो जरा बताइए ये कब तक वैलिड होगा? 12 महीना यहां से कब तक आएगा? ओ माय गॉड, ये 12 महीना आएगा 30 जून 2024 को। होगा कि नहीं होगा? वैलिड टिल 30 जून 2024, 12 महीने। तो जरा एक बात बताइए, हम लोग 31 तारीख को व्यापार का हिसाब किताब निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे? 31 तारीख को व्यापार का हिसाब किताब निकाल रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है 31 मार्च 2025 के बाद, 24 के बाद मिलेगा, ये सारा कुछ एसेट कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो क्या यहां इंश्योरेंस का वैलिडिटी है कि नहीं है? जबकि बुक्स कहां क्लोज हो रहा है? बुक्स क्लोज हो रहा है यहां, हिसाब किताब तो यहां बन रहा है, हिसाब तो यहां लग रहा है, लेकिन इसका वैलिडिटी कब तक है? 30 जून 2024। तो अगर ये बात बताइए, मतलब कह सकते हैं कि इसका वैलिडिटी अभी फ्यूचर में कितना है? 3 महीना। तो 1 जुलाई से 31 मार्च मैंने इंश्योरेंस का मजा कई महीना लिया? 9 महीना। तो अगर 1 जुलाई 2023 में मैंने इंश्योरेंस कराया है, वैलिडिटी 12 महीने का है, तो इस साल में 9 महीना ही तो बेनिफिट लिए हैं। 3 महीना बेनिफिट तो आगे साल में मिलेगा, और जिसका बेनिफिट आगे साल में मिलता है एसेट कहलाता है। तो बताइए जरा, अगर 6 महीना 1 साल का है तो 9 महीने का कितना? और 6,000 अगर 12 महीने का है, 1 साल का है, तो 3 महीने का कितना? ये आएगा 1500 और ये आएगा 4500। क्लियर है? तो जरा बताइए 9 महीने का बेनिफिट कितना लिए? 4500। और 1500 का बेनिफिट अभी फ्यूचर में लेंगे कि नहीं लेंगे? फ्यूचर में लेंगे तो 4500 कहलाएगा एक्सपेंस, अब 1500 कहलाएगा एडवांस इंश्योरेंस, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस। चकाचक समझ में आ रहा है? देखिए जरा ध्यान से, इसमें जनरल एंट्री कैसे बनेगा जरा देखिएगा। जनरल एंट्री, पहला जनरल एंट्री कैसे बनेगा? अगर पहले से पता है तो एंट्री पास करेंगे, फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना से?
4500 से, और फिर करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कितना से 1500 से, और फिर चेक से पेमेंट हुआ, जनरली चेक से पेमेंट होता है, बता नहीं रहा है मेरे भाई, पेड बाई चेक, हाँ पेड बाई चेक लिखा है, पेड बाई चेक, तो बताओ टू बैंक हो नहीं, बैंक से जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस से बढ़ा डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है बढ़ा डेबिट, और बैंक एसेट है घटा क्रेडिट, कितना से 6000 से। इस एंट्री को दो पार्ट में भी कर सकते हैं, जरा सुनिएगा कैसे कैसे पार्ट में। या पहला, हम पूरा का पूरा अगर एक्सपेंस मान लें, फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना से 6000 से, और टू बैंक अकाउंट कितना से 6000 से। जैसे इस एंट्री को माने हमको लगा, हाँ हमको लगा ओ माय गॉड मेरे से गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, क्या गलती हो गया, तो मैंने पूरा एक्सपेंस मान लिया, पूरा एक्सपेंस मान लिया, तो आउट ऑफ 6000 1500 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तब 1500 से खर्चे को कम कर दूंगा, जो मैंने खर्चा 6000 का माना है तो 1500 से खर्चा कम हो जाएगा, और ये एसेट बन जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो एसेट को बी नंबर देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू फायर इंश्योरेंस अकाउंट, जो भी लिखिए, टू फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। मैंने एक्सपेंस को कम कर दिया कितने से 1500 से। या तो ये एंट्री पास कीजिए या तो ये एंट्री पास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर पहले से पता है तो 1500 और 4500 पहले ही बाइफरकेट कर दीजिए, अगर किसी को पहले से नहीं पता है तो एक बार खर्चा बुक कर दिया, बाद में पता चला कि ना 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 ना, ना गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, तो फिर 1500 से खर्चा को कम करके एसेट को बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये सवाल अपने लोग को हो गया, ये हो गया 11। अब जरा एक और कॉन्सेप्ट है, जरा देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को भी अपन लोग कर लेते हैं। पहले देखिए, जर्नल एंट्री रिलेटेड टू बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकवर। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा एग्जांपल सुनिए। देखिए मैंने किसी को गुड्स उधार बेचा, लेट से मैंने 30,000 का गुड्स किसी को उधार बेचा, और जिसको उधार बेचे ये बोला था कि 1 महीना में पेमेंट करेंगे, और 1 महीना हो गया पेमेंट नहीं किया। जैसे मान लीजिए हम किसी को गुड्स उधार बेचे, जैसे मान लीजिए हम किसी को बेच देते हैं मोहित को, जैसे मान लीजिए मोहित नाम के लड़के को गुड्स उधार बेचे, तो मोहित डेटर है कि नहीं है, डेटर है। मोहित नाम के लड़के को मैंने उधार बेचा लेट से 30,000 का, तो यहां क्या होगा, टू सेल अकाउंट, अरे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होगा ना, टू सेल। और मान लेते हैं कि ये मैंने 1 महीना पहले बेचा था, ये क्रेडिट कितने दिन के लिए दिए हैं, 1 महीने का उधार मैंने दिया है, उधार दिया है, ठीक है। आज 1 महीना पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को पैसा आएगा, पैसा आएगा। मोहित से कितना आएगा 30,000। मोहित को 30,000 का गुड्स मैंने उधार बेचा है, मोहित मेरा डेटर है, पैसा लेना है, मेरे लिए एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट, और सेल का नेचर क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल का नेचर रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू भी बढ़ा तो क्रेडिट। आज 1 महीना पूरा हो गया, हम मोहित का इंतजार देखते रह गए, मोहित आया ही नहीं, मोहित आया ही नहीं। मोहित को हम अगला दिन फोन किए कि भाई साहब मोहित पैसा लेके आओ, भाई 30,000 का गुड्स मैंने बेचा है, तो मोहित मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया, मोहित मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया। भाई साहब अब हम पूरा पसीना छूटने लगा, मन घबराने लगा कि अब क्या होगा। मोहित को हम फोन लगाए कि मोहित ऐसे कैसे कह सकते हो, हम 30,000 का तुमको गुड्स बेचे। मोहित के घर पहुंच गए, मोहित के घर पहुंचे, भाई साहब हमको धमकाने लगा कि आपको पैसा नहीं देंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए। तो अब आप बताइए, हम तो ये समझ लिए कि मोहित गुंडा निकल गया, मोहित खराब निकल गया, मोहित बदमाश निकल गया। जरा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप कोई पर्सन व्यापार करता है तो व्यापार में जनरली ये सब होता है
कि नहीं होता है? होता है। कोई कस्टमर हो सकता है कि पैसा लेके भाग जाए, अब सबसे लड़ाई झगड़ा तो होगा नहीं। तो 1 महीना बीत गया, 10-15 दिन और बीत गया, 6 महीना बीत गया। हम थक गए फोन करते करते, उसको बुलाते बुलाते, हम उसके कितना बारी घर गए, लेकिन पैसा देने का नाम नहीं लिया। और हमको सुनने में आया 6 महीना के बाद कि मोहित जी फरार हो गए हैं, अपना मोहल्ला भी छोड़ दिया है, अब कहीं जाके रह रहा है, वो दुबई चला गया। तो बताइए, मेरा तो मन घबराने लगा, मेरे लिए तो ये फायदा हुआ कि लॉस हुआ। बताइए, 30,000 मेरा पैसा मोहित लेके भाग गया, तो अब हम नाचे कि बैठ के रोएंगे भाई साहब कि मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। इसी को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। अकाउंटिंग का सीरीज में बहुत डिटेल बताया, वहां भी देख लीजिएगा। बैड डेब्ट का मतलब होता है वैसा डेटर जो पैसा लेके भाग जाए, खराब निकल जाए, गुंडा मवाली निकल जाए, पैसा ना दे। The amount which is irrecoverable from debtor is known as bad debts. The amount which is irrecoverable from debtor is known as bad debts. मैंने इसको लॉस मान लिया। जब लॉस मान लिया तो लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो लॉस मान के मैंने एक एंट्री पास किया, बैड डेब्ट्स, और हम रोए जा रहे हैं भाई साहब, रो रो के ये एंट्री पास किए। मेरा आत्मा रो रहा है कि 30,000 मेरा बर्बाद हो गया। और इसके बाद ये डेटर, मोहित नाम का डेटर खत्म हो गया। मोहित नाम का डेटर मेरा 30,000 से खत्म हो गया। क्लियर है? अब जानते हो क्या हुआ? हम जिस डेटर को बैड मान लिए थे, बैड डेब्ट्स मान लिए थे, खराब मान लिए थे, गुंडा मान लिए थे, ये भाई साहब भगौड़ा हो गया, भाग गया छोड़ छाड़ के, मोहल्ला छोड़ के भाग गया भाई साहब, शहर छोड़ के भाग गया। और 2 साल के बाद ये अचानक प्रकट हो गया। इसको सपना आया, भगवान जी इसके सपने में आए, और भगवान जी कहे कि देखो बाबू, तुम 2 साल पहले सैल सर का पैसा लेके 30,000 भागे हो, ये ठीक काम नहीं किए हो, तुमको पैसा दे देना चाहिए। भाई साहब 2 साल के बाद मोहित तुरंत आ गया मेरे पास। अब मोहित 30,000 रुपया लेके आया और हमसे माफी मांगा। पहले ये बताइए कि जो मोहित मेरे को मारने का धमकी दे रहा था, जो मोहित गुंडा लेके आ रहा था, जो पैसा लेके भाग गया था, अचानक पैसा लेके आ जाए तो हम उससे पहले लड़ाई करेंगे कि पहले धीरे से पैसा को रखेंगे, पहले पैसा को रखेंगे। हम 30,000 उससे ले लिए और इसके बाद पूछे कि तुम क्यों भाग गए थे, क्यों नहीं आए थे। तो ये बात तो अलग है। पहले 2 साल के बाद घटना देखिए, 2 साल के बाद, 2 years later, 2 साल के बाद मोहित आ गया। क्या लेकर? पैसा लेकर। मोहित पैसा लेकर आ गया, लेकिन कितने साल के बाद आया? 2 साल के बाद। तो बताइए, 2 साल पहले हम रोए थे 30,000 से, मेरे लिए लॉस हुआ था, और 2 साल के बाद जब पैसा लेके आया तो हम तो नाचने लगे भाई साहब। मेरा नाचने का ठिकाना नहीं, हम पूरा नाचे जा रहे हैं। हम क्या बताएं, हम तो पूरे स्वैग में है कि अब मेरे को पैसा मिल गया। तो वैसा डेटर जो भगौड़ा हो गया था, लॉस मान लिए थे, भाग गया था, गुंडा मवाली निकल गया था, अगर कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद अगर पैसा लेके आ जाता है तो पैसा, तब तो नाचने वाली बात हो गई ना मेरे भाई, तब तो नाचेंगे। तो इस पैसे को बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। वैसा डेटर जिसको मैंने बैड डेब्ट्स घोषित कर दिया था, लॉस घोषित कर दिया था, अगर ये पैसा लेके आ जाता है तो इसी को बोलेंगे बैड डेब्ट्स। बातें क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगर कोई डेटर पैसा लेके भाग गया, the amount which is irrecoverable from debtor is known as bad debts। तो मैं इसको क्या मान लिया दोस्त? लॉस मान लिया। हम पूरा रो रहे हैं और रोकर इस अमाउंट को लॉस मान लिया, लेकिन 2 साल के बाद अगर ये पैसा आ जाता है तब तो हम नाचेंगे ना दोस्त, और इसी को बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड।
जो पहले ही बैड डेप्ट हो गया था, लॉस हो गया था, अचानक मेरे पास पैसा आ गया, तो बैड डेप्ट लॉस होता है, तो बैड डेप्ट रिकवर क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। और प्रॉफिट इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्री पता है क्या हो जाएगा दोस्त? कैश अकाउंट डेबिट। अब मोहित तो है नहीं, मोहित तो चला गया, मोहित को तो बैड डेप्ट मान लिए थे, मोहित तो बुक्स में दिख नहीं रहा है, डायरी में दिख नहीं रहा है, तो इसका नाम देंगे इनकम बढ़ गया, और इसका नाम देंगे पता है क्या? बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। क्या नाम देंगे? बैड डेप्ट रिकवर्ड। कितना? 30,000। हो सकता है कि 30,000 से कम भी आए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना भी आई तो फायदा ही है। तो अगर किसी डेटर को मैंने बैड डेप्ट मान लिया था और पैसा लेके आ जाए तो इसी पैसे को बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर। बैड डेप्ट लॉस होता है। बैड डेप्ट क्या होता है? लॉस। और ये क्या होता है? प्रॉफिट, इनकम। ये क्या होता है? इनकम। क्लियर है? चलिए इसके बेसिस पे एक दो सवाल कर लेते हैं। 3 गो सवाल है, बहुत आसान आसान सवाल है, जरा देख लिया। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल जरा देखिएगा दोस्त, जरा देखिए पहला सवाल। 20,000 ड्यू फ्रॉम रोहित। ड्यू फ्रॉम रोहित मतलब रोहित से लेना है, ड्यू है फ्रॉम रोहित, रोहित से लेना है। आर नाउ बैड डेप्ट। क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया। तो मतलब रोहित से 20,000 लेना था, क्योंकि रोहित को मैंने गुड्स बेचा होगा, पहले कभी बेचा होगा, और ये बैड डेप्ट हो गया। तो बताइए सेवा भाव से करवा दे क्या? चलो कोई नहीं, सेवा पहले करा देते। तो बताइए क्या क्या इन्वॉल्व होगा? बैड डेप्ट इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? बैड डेप्ट। और बैड डेप्ट का नेचर क्या होता है? लॉस। और दूसरा रोहित इन्वॉल्व होगा। रोहित क्या होगा? मेरा डेटर होगा। इसका नेचर क्या होगा? एसेट। अगर इससे पैसा लेना है, बैड डेप्ट हो गया तो लॉस बढ़ गया, और रोहित नाम का डेटर एसेट मेरा खत्म हो गया। लॉस बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। ये समझ में आ गया? इसका जर्नल एंट्री देखिए क्या हो गया। रोहित अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट होगा ना। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 20,000। क्लियर है? जरा दूसरा देखिए, ये पहला था। राहुल हु ओड अस। ओड का मतलब होता है बोझ। ओड का मतलब क्या होगा? ओज का मतलब हो गया बोझ। राहुल हु ओड अस। राहुल जिसके पास बोझ था हम लोगों के लिए। समझ में आया? राहुल हु ओड अस मतलब राहुल के पास बोझ था। किसके लिए? हम लोगों के लिए। मतलब राहुल से पैसा लेना था, तभी ना राहुल के पास बोझ था। ओहो हो, बिकम इंसॉल्वेंट। दोस्त इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट सारे का मतलब अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज में सारा कुछ डिटेल बताए हैं। अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है? बैड डेप्ट रिकवर, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट सारा कुछ बताए, फिर भी देख लीजिए। 50,000 राहुल हु ओड अस। राहुल नाम का एक पर्सन है, हु ओड अस जिसके पास बोझ था हम लोगों के लिए। मतलब राहुल से पैसा लेना था 50,000, हम लोगों को लेना था 50,000। ये बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब होता है वैसे पर्सन जिनके पास संपत्ति कम है और बोझ ज्यादा हो गया है, लाइबिलिटी ज्यादा हो गया। तो ये कोर्ट में अप्लाई करके अपने आप को दिवालिया बना सकते हैं, दिवालिया घोषित करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये बंदा दिवालिया हो गया, और सवाल कह रहा है कि फाइनल डिविडेंड मिलेगा 60 पैसा इन रूपी। मतलब 1 रुपया में कितना मिलेगा? 60 पैसा। तो क्या कह सकते हैं कि 60% मिलेगा? 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसा में 60 पैसा मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 60 पैसा।
जरा सुन लीजिए, अगर कोई पर्सन दिवालिया होता है तो उसका जितना संपत्ति है वो कोर्ट ले लेता है और कोर्ट उस संपत्ति को बेच के लाइबिलिटी वाले को पेमेंट करता है। सिंस उस पर्सन के पास लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है तो लाइबिलिटी पूरा तो पेमेंट हो नहीं पाएगा, तो जितना एसेट बेच के पैसा आया लाइबिलिटी वाले को थोड़ा थोड़ा पैसा कोर्ट के थ्रू मिलता है, इसी को बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। तो इस केस में राहुल जो दिवालिया हुआ है, दिवालिया होने के बाद ये पता चला कोर्ट के द्वारा कि 1 रुपया में केवल 60 पैसा ही मिलेगा, मतलब 60% मिलेगा। तो 50,000 में 60% मिलेगा तो 30,000 मिलेगा, 20,000 क्या बन गया? बैड डेट। वैसा अमाउंट जो स्वेच्छा से हम नहीं छोड़े हैं, किसी को जबरदस्ती छूट गया है, इसी को बोलते हैं बैड डेट। अगर यही किसी को स्वेच्छा से अपने मर्जी से किसी को ऑफ दे देते हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट कहां हुआ? ये अपने मर्जी से थोड़ी ना 30,000 छोड़े हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको 60 पैसा ही मिलेगा। तो वैसा अमाउंट जो अपने मर्जी से नहीं छोड़ा हुआ है, जबरदस्ती छोड़ना पड़ा है, इसी को बोलते हैं बैड डेट। समझ में आया? तो देखिए इसमें क्या क्या होगा। पहले तो एक राहुल इन्वॉल्व होगा मेरे भाई। राहुल क्या था? डेटर था, और डेटर का नेचर क्या होता है? एसेट्स। इससे कैश आया, क्या आया? कैश, चेक आया है मेरे भाई। तो चेक आया है तो यहाँ बैंक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या कर दीजिए? बैंक अकाउंट। बैंक का भी नेचर क्या? एसेट। राहुल तो अब चला गया, बैंक का एसेट आ गया। एसेट जाता है तो क्रेडिट, राहुल, बैंक आता है तो डेबिट। अब राहुल से 50,000 रुपया जो लेना था, अब तो कुछ मिलेगा नहीं, तो डायरी से कितना का काटेंगे? 50,000 से। बैंक आ गया पैसा, लेकिन 60% आया। कितना? 60%। तो कितना आएगा? 30,000। तो अभी भी 20,000 बाकी है। 20,000 अब बाकी है तो आएगा क्या? अब तो आएगा नहीं। तो 20,000 मेरे लिए बैड डेब्ट हुआ कि नहीं? बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का नेचर लॉस। लॉस बढ़ गया, बढ़ता है तो डेबिट। कितना से? 20,000 से। जरा इसका एंट्री देख लीजिए क्या होगा। इसका एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, टू राहुल अकाउंट। राहुल 50,000, बैंक 30,000 और 20,000 का। क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल है छोटा सा, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए सवाल, देखिए तीसरा, जरा सवाल देखिए। रिसीव्ड 40,000 फ्रॉम करण। रिसीव्ड 40,000 फ्रॉम करण, करण से 40,000 रिसीव हुआ। विच वर रिटेन ऑफ एज बैड डेब्ट इन प्रीवियस ईयर। ओहो हो। करण नाम का एक व्यक्ति था जिसको बैड डेब्ट घोषित कर दिए थे। रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ मतलब खत्म करना। कैसे? बैड डेब्ट। कब? इन प्रीवियस ईयर। जिसको पहले साल ही, पिछले साल ही मैंने बैड डेब्ट घोषित कर दिया, ये पैसा 30-40,000 आज आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? रिसीव्ड 40,000 फ्रॉम करण, करण से 40,000 आया, जो पैसा पिछले साल ही बैड डेब्ट हो गया था। तो वैसा पैसा जो पिछले साल ही, पहले ही बैड डेब्ट में राइट ऑफ कर दिए थे, बैड डेब्ट घोषित कर दिए थे, ये पैसा अगर आ जाता है तो इसी को तो बोलेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड। क्या कहेंगे? बैड डेब्ट रिकवर्ड। समझ में आया? तो देखिए इसमें भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कहां करवाएं? यहीं करा दे क्या? चलिए यहीं करवा देते हैं। आइए देखिए दोस्तों, तीसरा, इसमें पैसा आया, बैंक आया, चेक आया, कैश आया, नहीं बताया तो कैश, और करण से आया। लेकिन करण नाम का डेटर तो पिछले साल ही राइट ऑफ हो गया, करण तो डायरी से खत्म हो गया है, बैड डेब्ट घोषित हो गया है। अब ये अचानक पैसा लेके आ गया तो इसी को बोलेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो करण नाम का व्यक्ति तो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रहा है, डायरी से तो खत्म हो गया वो बैड डेब्ट। अब पैसा आ गया तो इसी को बोलेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो इसका नाम क्या होगा? बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड।
कैश का नेचर क्या होता है? एसेट। अब बैड डेब्ट रिकवर्ड का नेचर क्या होगा? इनकम प्रॉफिट। एसेट बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। पैसा कितना आया? 40,000 और बैड डेब्ट रिकवर्ड कितना हुआ? 40,000। एंट्री बताइए क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 और 2 क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड कितना? 40। समझ में आया? करण नाम का व्यक्ति इसलिए इन्वॉल्व नहीं हुआ है कि करण से जो 40,000 आया, करण को पिछले साल ही बैड डेब्ट मान लिया है, लॉस मान लिया है, करण को खत्म कर दिए हैं, मतलब करण को डायरी से काट दिए हैं, डायरी से हटा दिए। तो करण तो अब आएगा नहीं और पैसा आ गया तो इसी को बोलेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड। समझ में आया? क्योंकि इसको बैड डेब्ट मान लिए थे तो अभी क्या मान लेंगे? बैड डेब्ट रिकवर्ड। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आज हम आपको 2 सवाल करवाए हैं, 11 और 12, और दोनों सवाल के पीछे थोड़ा थियरी भी था, बैड डेब्ट के बारे में, बैड डेब्ट रिकवर्ड के बारे में, आउटस्टैंडिंग के बारे में और प्रीपेड के बारे में। और अभी जो बैड डेब्ट रिकवर करवाए हैं, बैड डेब्ट का मतलब लॉस हो गया और बैड डेब्ट रिकवर का मतलब पैसा जो बैड डेब्ट मान लिए हैं पहले ही, आज पैसा आ गया। समझ में आया? चलिए, तो अब आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6 के साथ, और उस वीडियो में और भी कुछ अच्छी बातें, अच्छी ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे और कुछ और भी जनरल एंट्री किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।